हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। लूसेंट के सामान्य ज्ञान को कवर किया जा रहा है, यानी कि सामान्य ज्ञान की जो आपकी लूसेंट आती है उसको कवर किया जा रहा है, जिसमें प्रेजेंट में आपका ये भौतिक विज्ञान एवं फिजिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो इसके अंतर्गत आज की क्लास में कवर किया जाएगा। इसके पहले के जो टॉपिक है अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाएंगे, तो आप देखिएगा, क्योंकि ये आपको लाइन बाई लाइन करके कंप्लीट कराई जा रही है ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम रहे उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आए। चलिए, तो सबसे पहले तो हमारा इसमें फ़िज़िक्स के अंतर्गत हमारा जो पार्ट आता है कि फ़िज़िक्स आखिर होती क्या है। फ़िज़िक्स के संदर्भ में बात करें तो फिज़िक्स जो है एक तरीके से प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जहाँ पर द्रव्य तथा ऊर्जा और उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। तो फिज़िक्स क्या होती है, मतलब कि भौतिक अध्ययन क्या होता है? एक ऐसा अध्ययन जहाँ पर द्रव्य तथा ऊर्जा उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान होती है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो भौतिकी के ज्ञान तक बहुत हद तक निर्भर करता है। तो इसी कारण से देखा जाए तो भौतिकी का जो निर्माण है वह एक द्रव्य तथा ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं के अध्ययन से होता है, जिसे भौतिकी को प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान भी कहा जाता है। तो ये भौतिकी के संदर्भ में आता है। अब भौतिकी के संदर्भ में आपका पहले नंबर टॉपिक आता है मात्रक के संदर्भ में। अब मात्रक आप पढ़ते होंगे, एसआई मात्रक और जितने भी मात्रक आते हैं, तो इनकी मात्रकों की जो यूनिट डिवाइस होती है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मात्रक के संदर्भ में देखा जाए तो मात्रक वे होते हैं जो किसी राशि के मापन के निर्देश होते हैं। मतलब कि किसी जो भी भौतिक राशि दी गई है, चाहे आपकी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप होते हैं, उनके एक निर्देश के तौर पर उसे एक मापक दिया जाता है कि इसको अगर मापा जाएगा तो इसी से ही मापा जाएगा। तो उसके संदर्भ में मात्रक होता है। मात्रक जो होते हैं एक तरीके से दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आपके मूल मात्रक, दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वो 7 है, जिसके अंतर्गत देख लेते हैं कि आपके द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, द्योति तीव्रता, पदार्थ की मोल परिमाण, यानी कि जैसे मोल में इसका मात्रक होता है और इसका संकेत ऐसे मोल होता है। लंबाई का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, जिसे एम से वर्णित किया जाता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, जैसे केजी से। समय का सेकंड, जैसे एस से। ताप का केल्विन, जैसे के से। विद्युत धारा को एम्पियर से, जैसे ए से। फिर आता है आपका ज्योति तीव्रता को कैंडेला से, जैसे सी डी से। और पदार्थ की मात्राम को मोल से, यानी कि MOL से व्यक्त किया जाता है। एसआई के संपूरक मूल मात्रक में देखे जाए तो इसमें समतल कोण जो कि रेडियन RAD और घन कोण में स्टेरेडियन है जो कि SR से व्यक्त किया जाता है। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नाम और संकेत दिए गए हैं, जैसे ताप जो है जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में, जो कि पुराना है, और डिग्री सेल्सियस नया है। और आवृत्ति जो कि आपका कंपन प्रति सेकंड जो पुराना है, और हर्ट्ज जो है वो नया है। ज्योति तीव्रता जिसमें कैंडल शक्ति आपकी पुरानी है और कैंडेला इसमें नया है। तो इस तरीके से ये मात्रकों के संदर्भ में आता है। अब आता है इसमें समकोणीय समतलीय कोण के बारे में बात कर लेते हैं। समतलीय कोण जो है एक तरीके से वृत्त की चाप की लंबाई जो एक ds होती है और इसकी त्रिज्या के अनुपात होता है। तो इसकी त्रिज्या के अनुपात होता है, मतलब कि ds/r एक तरीके से समतलीय कोण होता है, जिसे d थीटा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब आते हैं ठोस कोण के बारे में बात करें तो ठोस कोण वे कोण होते हैं जहाँ पर d सिग्मा के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है, जैसे चित्रानुसार इसमें दिखाया गया है कि शीर्ष 0 आपका केंद्र की भांति प्रयुक्त होता है और इसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ में अवरोधन क्षेत्र dA और त्रिज्या r के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है, तो इसके कारण व्यक्त किया जाता है। तो ऐसे कुछ डेफिनेशन है जिसमें आपने इस तरीके के कोण के बारे में जाना। अब इसमें जब हमने मात्रक पढ़ा है तो उसमें दो तरीके हैं, क्या है? एक तो मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक के अंतर्गत आपने एसआई पद्धति की ये 7 यूनिट के बारे में पढ़ा और उनके संकेत और उनको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है उनके बारे में जाना। अब आते हैं हमारे सेकंड नंबर पर व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बात की जाए तो वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब कि व्युत्पन्न मात्रक का जो एक फंडामेंटल है वो मूल मात्रक ही है। तो मूल मात्रक होंगे तो व्युत्पन्न मात्रक
मात्रक होंगे तो मूल मात्रक एक तरीके से, जो भी उत्पन्न मात्रक हैं एक तरीके से मूल मात्रक से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की सहायता से ही व्यक्त किए जाते हैं। इन्हें खगोलीय दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। जो खगोलीय दूरी होती है उनको नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, और प्रकाश की चाल जो होती है हमेशा एक समान रहती है, और प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो आपके एक प्रकाश वर्ष का पूछा जाता है कि एक तो ये पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूसरा ये पूछा जाता है कि इसमें कितना एक प्रकाश वर्ष के बराबर कितना होता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो इसके संदर्भ में आता है। दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी जो इकाई होती है वह पारसेक है। तो दूरी मापने की, जैसे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष यानी कि 3.08 × 10⁻16 मीटर ये होगी। अब बल के बारे में देखें कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डायन है एवं एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है, एसआई पद्धति में मात्रक जूल है, और 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक के रूप में दिया गया है। इसके में जैसे योटा, जेटा, एक्सा, इनको आपको नैनो, माइक्रो, मिनी, इनको आपको दिया जाता है, एक सीक्वेंस दे दिया जाता है कि आपको किस क्रम में लगाना है, कि कौन पहले आता है, क्योंकि इनमें डिजिट के अकॉर्डिंग होता है, जो 10 की घात के अकॉर्डिंग। तो इनको आपको याद करना है। तो विभिन्न घातों के संदर्भ में देखा जाए तो भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मापों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए जाते हैं, जिन्हें निम्न श्रेणी के साथ इसका प्रयोग किया गया है। जैसे कि आपकी 10 के घात में आपके नीचे से शुरू करते हैं। नीचे से शुरू करते हैं कहाँ से? 10 की घात 1 से। 10 की घात 1 को क्या कहा जाता है? डेका। 2 को हेक्टा, 3 को किलो, 6 को मेगा, 9 को गीगा, 12 को टेरा, 15 को पेटा, 18 को एक्सा, 21 को जेटा और 24 को योटा। तो क्या कहा जाता है? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। तो आपको इसी तरीके से याद करना है। किस तरीके से? मतलब कि एक सीक्वेंस तो आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि 1 2 3 6 9 12 15 18 21 24 के सीक्वेंस में है। अब इसके सीक्वेंस में तो किस तरीके से याद करेंगे? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। इसी तरीके से आपके जो प्रीफिक्स होते हैं इनके संदर्भ में, जैसे कि आपके माइनस में जो होते हैं, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीटो, फेमटो, एटो, जेप्टो, एक्टो आता है। जैसे कि 10 की घात -1 को डेसी, -2 को सेंटी, -3 को मिली, -6 को माइक्रो, -9 को नैनो, -12 को पीको, -15 को फेप्टो, -18 को एटो, -21 को जेप्टो और 24 को योक्टो। तो इस तरीके से इनको किया जाता है और इसके सिंबल होते हैं। अब आता है कि बीमा के बारे में बात करें कि डायमेंशन आखिर होती क्या है। डायमेंशन जो है वह किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। तो जो आपकी मूल राशि होती है उन पर चढ़ाने के लिए आपकी बीमा का उपयोग किया जाता है। जैसे कि वेग जो है, तो वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे समय है आपका L/T है। तो जब ये ऊपर आएगी, जैसे L तो है ही, लेकिन जब आपका T जो होता है वो यहाँ से ऊपर आएगा तो T की घात -1 हो जाएगा। अगर L/T स्क्वायर होता तो जब ये ऊपर आता तो L × T की भाग -2 होगा। तो इस तरीके से ये विमाओं का उपयोग किया जाता है। तो किस तरीके से होगा आपका ये वेग का संदर्भ में कि इसे आपका दूरी LT हो गए, LT -1 होगा। इस तरीके से होगा। और इसमें अगर आप एक उस तरीके की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर आपका m0 LT -1 इस तरीके से संदर्भित किया जाएगा। अब ये प्रमुख भौतिक राशियाँ दी गई हैं जिसके संदर्भ में आपके ये बताए गए हैं कि इन भौतिक राशियों की ये बीमाएँ हैं। तो इनके संदर्भ में अलग अलग बीमाओं के बारे में बताया गया।
अब आते हैं विमेय सूत्र के बारे में कि आखिर विमेय सूत्र क्या होते हैं। विमेय सूत्र जो है वह व्यंजक होते हैं जो यह प्रदर्शित करें कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है। मतलब कि जो आपकी भौतिक राशि है, मतलब कि कोई भी भौतिक राशि है जिससे रिलेटेड आपका इसमें दिया गया हो, तो जो भौतिक राशि है वो किस तरीके से मूल राशि में समाविष्ट हुई है, मतलब कि जो उसकी मूल मतलब विशेषता है उसमें किस तरीके से ऐड ऑन हुई है, तो वो उस राशि का विमेय सूत्र होता है। जैसे कि इसका विमेय सूत्र, जो कार्य का विमेय सूत्र क्या है, ml² t⁻² होगा। तो इस तरीके की एक विमेय सूत्र के तौर पर निकाला जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक गति के बारे में कि गति आखिर होती क्या है। गति जो है, गति में देखा जाए तो गतियाँ दो तरीके की होती हैं, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। अदिश राशि के बारे में बात करें तो वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, और जो सदिश राशियाँ होती हैं जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। तो आपको याद जब करना है तो इस तरीके से करना है, वे भौतिक राशि जिसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, वह अदिश राशि होती है, और सदिश राशि वे राशि होती हैं जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। अब अदिश राशि कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। तो इसमें आपका परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। जैसे कि समय है तो उसका कोई दिशा नहीं है, ऊर्जा है उसकी कोई दिशा नहीं है, लेकिन एक परिमाण है कि यही दिशा है। जैसे विद्युत धारा हुआ, ताप हुआ, दाब हुआ, ये सभी भी अदिश राशियाँ होती हैं। सदिश राशि आखिर कौन कौन सी होती हैं, वे राशियाँ जो कि आपकी जैसे कि वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण, तो इस तरीके की राशि होती हैं। तो ये आपकी जिनकी दिशा के साथ साथ दिशा, परिणाम आरण के साथ साथ दिशा भी होती है, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, वह सदिश राशि इस तरीके से होती हैं जिनमें बल, वेग, त्वरण, संवेग आते हैं। तो इस तरीके की होती हैं। अदिश राशि जो होती हैं जिसमें द्रव्यमान सब इस तरीके की आती हैं। अब आते हैं सबसे पहले दूरी के बारे में बात करते हैं कि दूरी क्या होती है। जैसे कि हम लोग दूरी के चर्चा में आमतौर पर बात करते हैं, लेकिन दूरी की जब डेफिनेशन को देखा जाए तो इस डेफिनेशन के अंतर्गत क्या आता है। दूरी जो है वह किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। तो दूरी किसे कहा जाता है, जैसे कि आपको एक निश्चित एरिया दिया गया है, मतलब कि एक समय दिया गया है कि आपको 10 मिनट में ये काम करना है, मतलब कि 10 मिनट में आपको यहाँ से आपको थोड़ा दूर तक जाना है, एक आपको टाइम दे दिया। तो यहाँ से आपने जैसे यहाँ से अपना समय स्टार्ट किया, यहाँ से आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, मतलब कि एक टाइम दिया गया है कि 10 मिनट में आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। जब आप यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये जो 10 मिनट लगा हुआ है, तो इसके संदर्भ में जो इनके मार्ग की जो लंबाई है, यहाँ जो ये आपका मार्ग है, ये आपका ये जो मार्ग है, इसकी जो लंबाई है उसे जो होती है उसे दूरी कहा जाता है। तो ये एक निश्चित समय पर, मतलब कि दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर दूरी को, यहाँ जैसे आपने यहाँ से दूरी आपकी यहाँ पर आपको जाना है, तो इसके मार्ग की जो लंबाई होती है उसे दूरी कहा जाता है। तो इस तरीके से आता है। दूरी जो है वह अदिश राशि होती है जो सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, उसकी सिचुएशन ये रहती है कि वो हमेशा ही धनात्मक होती है। अब आता है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि आपकी लंबवत दूरी के संदर्भ में, लंबवत मतलब ऐसे इस तरीके की जो आपके दो विस्थापनों की दूरी है, एक ये बिंदु हो गया, एक ये हो गया, एक ये बी हो गया, इनके बीच की जो लंबवत न्यूनतम दूरी होगी उसे विस्थापन कहा जाएगा। यह एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक जो होता है वह मीटर के तौर पर व्यक्त किया जाता है। तो यह मीटर में व्यक्त किया जाता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, मतलब दूरी तो आपकी सदैव धनात्मक होगी, लेकिन विस्थापन जो है आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट चाल के बारे में या स्पीड के बारे में। स्पीड जो है वह किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है, मतलब कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रति सेकंड दूरी को चाल कहते हैं। जैसे कि आपने जो दूरी तय की थी
यहाँ जो आपने एक तरीके से जिस मार्ग की लंबाई के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो ये लंबाई होती है उसे दूरी कहा जाता है, लेकिन ये दूरी जो है जिस चाल से, मतलब कि दूरी को जिस गति से चला जाता है या जिस कितने समय में वह तय की जाती है तो उसे चाल कहा जाता है कि आपने कितने टाइम में इसको कितनी गति से इसमें दूरी को कवर किया, तो वो आपकी चाल होगी। जैसे कि आपने जो चल रहे हैं या फिर जा रहे हैं तो आपने किस स्पीड से गए, कि आप 2 की स्पीड में गए या 5 की स्पीड में या 50 की स्पीड में, या फिर पैदल चले तो पैदल आपने धीरे धीरे से गए या जल्दी जल्दी चले, तो वो आपने कितने टाइम यानी एक टेन्योर में कितनी जल्दी उसको फिक्स किया तो उसके संदर्भ में आता है। तो इस तरीके से चाल जो होती है वह प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। जो चाल बराबर जो होती है वह दूरी बटे समय होता है, जो कि एक अदिश राशि होती है और इसका ऐसा ही मात्रक होता है। तो आपका दूरी जो है वो भी अदिश राशि होती है, चाल जो है वो भी अदिश राशि होती है, लेकिन विस्थापन जो है वह आपकी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकती है। अब आता है इसके संदर्भ में कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कि यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है, जैसे कोई वस्तु है उसको v1 चाल से चलती है और उसके बाद दूरी v2 चाल से तय करती है, मतलब v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से चलती है, तो उसकी जो संपूर्ण यात्रा होगी तो v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। तो यानी कि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है तो उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से होती है, मतलब कि एक दूरी को 2 व्यक्ति कंप्लीट करते हैं, तो v1 v2 कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके की दूरी जब कंप्लीट की जाएगी तो इसकी औसत चाल जो होगी, मतलब कि दोनों का मिला जुला जो रूप निकालेंगे तो वो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के संदर्भ में मापी जाएगी। अब आता है जब वस्तु अपनी यात्रा के अधीन समय में v1 चाल से और शेष आधी समय v2 चाल से चलती है तो संपूर्ण यात्रा उसकी औसत चाल का v1 प्लस v2 हो जाएगी। मतलब कि उसने क्या किया है कि अभी पहली सिचुएशन में तो उसने एक ने ये दूरी तय की, v1 में पूरी दूरी करेगी और v2 ने ये पूरी दूरी तय की, तो इसके संदर्भ में आया। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या बताती है कि उसने आधी चाल v1 में, यहाँ से जैसे पूरी दूरी है इतनी, तो इसमें आधी चाल आपकी v1 ने चली और आधी चाल आपकी v2 ने चली, तो इन दोनों की समामिलित रूप से ये चाल चली गई। तो इनके संदर्भ में चाल कैसी होगी, तो इनके संदर्भ में आपकी v1 प्लस v2 अपॉन 2 के संदर्भ में ये आएगी। तो इस तरीके से ये स्थिति देखने को मिलेगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट वेग या वेलोसिटी के बारे में कि वेग आखिर होता क्या है। वेग जो है वह किसी वस्तु के विस्थापन दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग क्या होता है कि जो आपकी विस्थापन दर है उसकी एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है, जो कि एक सदिश राशि और इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण के बारे में बात की जाए तो यह किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यानी कि किसी वस्तु के वेग में, वेग क्या होता है, वेग जो इसके विस्थापन की दर की एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, और इसी तरीके की दूरी में जब परिवर्तन होता है तो इस दर को त्वरण कहा जाता है, जो कि एक सदिश राशि होती है और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आती है प्रक्षेप्य गति के बारे में या प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि ये क्या होती है। प्रक्षेप्य गति जो है वह जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है। तो पिंड के वेग का परिमाण और दिशा दोनों एक साथ बदलती रहती हैं, इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है, जो सदैव परिवलयाकार होता है। धनुष से छोटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छोटा गोला आदि का मार्ग पर्यावलाकार होता है, जो कि प्रक्षेप्य गति का उदाहरण होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, एक ऐसी गति जब कोई पिंड एक नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है और इस दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, जिसकी परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं और पिंड एक समतल वक्र पर गति करता है, जैसे कि समतल वक्र यहाँ पर गति करता है और इस गति को प्रक्षेप्य गति करते हो। अगर ये वक्र पथ पर, इस तरीके के पथ पर ये गति करता है तो इसमें वो पर्यावलाकार सदैव होगी। जैसे कि आप जब धनुष है, आपका धनुष का आकार इस तरीके से होता है, यहाँ आपका
इस तरीके से बना होता है, यहाँ से आप तीर का निशान लगाए होते हैं। तो यहाँ से जब इसको ये तीर जो बाण जो छोड़ा जाता है वो होगा जो आपके प्रक्षेप्य पथ को निर्धारित करेगा। जब हवाई जहाज़ से आपकी हवाई जहाज़ यहाँ हवा में उड़ रही है तो वहाँ से जब बम गिराया जाएगा वो प्रक्षेप्य पथ का होगा। जो तोप से गोला डाला जाता है वो भी एक इस तरीके से, यहाँ आपकी तोप रखी है तो इस तरीके से उसमें निशाना बना के उसको आगे की ओर यहाँ पर डाला जाता है। तो इस तरीके से वो एक आपके प्रक्षेप्य पथ का एक उदाहरण होगा जो कि एक पर्यावलकार मार्ग के तौर पर होगा और यही प्रक्षेप्य गति के प्रमुख उदाहरण भी होते हैं। तो प्रक्षेप्य गति के संदर्भ में हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आता है कि प्रक्षेप्य गति जो देखी जाए वह ध्रुवमीय गति होती है, अर्थात एक समतल में गति होती है। प्रक्षेप्य गति को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज में 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए होता है। और प्रक्षेप्य कोण 0 और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए, मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्षैतिज परास समान होता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो प्रक्षेप्य पथ पर कितना बिंदु का कोण बनता है? वेग और त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण एक तरीके से बनता है। अब आती है हमारी सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन के संदर्भ में बात की जाए, जैसे वृत्तीय गति कहा जाता है। सर्कुलर मोशन जो है एक तरीके से जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। और यदि वही एक समान गति से चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक ऐसी गति जो वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, वृत्ताकार मतलब ये इस तरीके से चल रही है और ऐसे वृत्तीय गति करती है, और यदि वह एक समान चाल से चल रही है तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, यानी कि सर्कुलर मोशन कहा जाता है। यानी कि सर्कुलेट हो रही है, एक तरीके से इस तरीके से चल रही है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है, लेकिन त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्शता रेखित हो जाता है। जैसे आपका डोरी से आपने यहाँ पे आपकी डोरी है, इसमें आपको इस तरीके से यहाँ एक पत्थर को बांध लिया है और जब आपको इस तरीके से उसको तेज़ घुमा रहे हैं, मतलब कि आप जब किसी भी चीज़ को ऐसे घुमा रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे आपका सेंटर है, यहाँ आप खड़े हैं और यहाँ आपने एक डोरी को, एक पत्थर को बांध दिया और डोरी ऐसे ऐसे लगातार घूम रही है। जब ये डोरी इस तरीके से घूमेगी तो यहाँ पर वह स्पर्शता रेखित उड़ जाता है, मतलब कि जब आप इस तरीके से घुमाते हैं तो वो एकाएक दूसरे की तरफ ऐसी चली जाएगी, तो उसका एक निश्चित नहीं होता है। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं जो कि एक वृत्त यानी कि सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होता है। अब आता है कोणीय वेग के बारे में, जिसे एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उस कण को कोणीय वेग कहते हैं। मतलब कि जो आपका वृत्ताकार मार्ग है वहाँ पर कण जो है, एक जो कण है जो वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा को एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है। जैसे आपका ये है, यहाँ बिंदु है, यहाँ आपका इस तरीके से रेखा है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से कितनी भी करके यहाँ अगर घूम जाती है तो वो उसका कोणीय वेग होगा। कोणीय वेग जो है उसे ओमेगा से व्यक्त किया जाएगा। ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा अपॉन टी होता है। और यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2πn होता है। तो इस तरीके से स्थिति होती है और एक के चक्कर में कण 2π रेडियन में घूम जाती है। और अब यदि वृत्त मार्ग की त्रिज्या r है और उसके कण एक सेकंड में n चक्कर लगाते हैं तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी वृत्त की परिधि इंटू n यानी कि 2πn होती है, जो कि उसकी रेखीय चाल के हिसाब से होती है, जिसमें v बराबर 2πn यानी कि 2πrn होता है, जिसमें 2πn इंटू r, जिसमें 2πn जो है वह ओमेगा को व्यक्त करता है, जिसमें रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल इंटू त्रिज्या के संदर्भ में भी इसको व्यक्त किया जाता है। पाई जो है, पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की हुई थी। अब आता है न्यूटन की गति के नियम के बारे में। न्यूटन की गति से नियम भी आपके प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। न्यूटन गति के नियम के बारे में बात की जाए तो भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया हुआ था। तो न्यूटन ने किस पुस्तक के थ्रू अपनी पहले गति के नियम को प्रकाशित किया था? पहला तो एक कि इसमें 3-4 पॉइंट आते हैं। एक तो न्यूटन ने
गति के नियम से संबंधित है। इन्होंने सर्वप्रथम 1687 में इनकी पुस्तक आई। वह कौन सी पुस्तक आई? प्रिंसिपिया में इन्होंने अपने पहले नियम का प्रतिपादन किया। अब पढ़ते हैं सबसे पहले न्यूटन के गति के प्रथम नियम के बारे में। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अंतर्गत देखा जाए तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। मतलब कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखी है तो वो यहीं पर ही रखी रहेगी, या फिर यहाँ से चल रही है तो वह धीरे धीरे ही चलेगी। मतलब कि उसकी एक अवस्था निर्धारित कर दी गई है कि वह उसी ही अवस्था में रहेगी। और अगर वह एक समान चाल से चल रही है, जैसे कि उसने चलना शुरू कर दिया एक समान चाल से, तो वो एक समान चाल से चल रही है और वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है और वह वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि ये आपकी स्थायित्व पकड़े हुए है या फिर एक स्थायी गति से धीरे 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 चल रही है, लेकिन एक ये है जो स्थायी मतलब एक समान गति से चल रही है। अभी इसमें तब तक कोई ब्रेक नहीं होगा जब तक यहाँ से कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। आप बाह्य बल आपका यहाँ से भी लगाया जा सकता है, यहाँ से भी लगाया जा सकता है, यहाँ से और यहाँ से। तो इस तरीके से कहीं भी इस पर कोई बाह्य बल लगाया जा सकता है। तो डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से चल रही है तो एक समान चाल में ही रहेगी। लेकिन वो पैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो इस तरीके से ये अगर चल रही है तो इसके अंतर्गत अगर इसकी वर्तमान अवस्था जो है इसमें अगर आपने यहाँ जाके आपने कहा कि इसको धक्का दे दिया, तो ये अगर एक अवस्था में जैसे हम चल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें यहाँ से ए से बी तक पहुँचना है, तो हम एक समान चाल से चल रहे हैं। अब हम एक समान चाल से चलते रहेंगे, सीधे सीधे जाते रहेंगे, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे अगर हमें कोई आके यहाँ से धक्का मार दे या फिर हम गिर गए। जैसे चलते चलते आपके पैर में मोच आ गई और आप नीचे गिर गए, तो आपकी एकाएक जैसे कि आपको कोई बल नहीं लगा। अगर आपको कोई बल नहीं लगता है तो आप सीधे चले जाते हैं। अगर आप में कोई आक्षेप होता है, कोई एक तरीके से ब्रेक होता है, तो इस स्थिति में आपको ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम का पालन होता है। तो इसमें प्रथम नियम जो है वह गैलीलियो के नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व क्योंकि एक स्थायित्व की स्थिति को दिखाता है कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु अपनी विरामावस्था या समान गति में बनाई गई प्रकृति को जड़त्व कहते हैं। मतलब कि अगर आपने जो ए से बी तक जा रहे हैं, आपकी जो ए से बी तक की दूरी है, तो इसमें आपने कोई बाह्य बल आपको नहीं लगाया गया है, तो आप इस जो गति से चल रहे हैं वह एक जड़त्व की स्थिति रहेगी जो कि आपके जड़त्व कहलाएगी। और किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा नापा जाता है। तो द्रव्यमान को किस तरीके से मापा जाता है कि मतलब कि जड़त्व को उसके द्रव्यमान से मापा जाता है कि उसका क्या द्रव्यमान है। न्यूटन की गति में प्रथम नियम में बल की परिभाषा मिलती है। बल तो देखा ही हुआ है कि भाई अगर वो अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है एक समान अवस्था से या फिर विराम अवस्था में खड़ी हुई है, जैसे हम खड़े हैं तो खड़े ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई पीछे से आके धक्का दे देता है तो हमारा वो जड़त्व का नियम भी फेल हो जाएगा इसमें और एक बल भी लग जाएगा। तो जब तक आपको कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, जब तक आप इस तरीके की सिचुएशन नहीं आती है। अब बल के संदर्भ में देखा जाए तो बल तो बहुत देख लिया, लेकिन बल की डेफिनेशन आखिर होती क्या है? बल की डेफिनेशन के संदर्भ में देखा जाए तो बल जो होता है वह एक बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। जो भी किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, जैसे कि और वह एक तरीके से सदिश राशि भी और SI मात्रक इसका न्यूटन होता है। अब उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जैसे आपकी ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। जैसे कि आप किसी मोटर में सफ़र कर रहे हैं या फिर रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो जब वो एकाएक चलती है तो आप यहाँ बैठे हैं तो आप यहाँ आगे की ओर आप झुक जाते हैं। यहाँ पर आप एक तरीके से बैठे हुए हैं तो यहाँ आपकी जो स्थिति होती है वह आगे की ओर झुकने वाली होती है, मतलब हल्का ही झुकाव होता है, लेकिन वो एक तरीके से देखा जाए तो एक जड़त्व के उदाहरण के तौर पर होते हैं कि आप एक स्थिर अवस्था में बैठे हुए थे, लेकिन ये आपकी जो गाड़ी थी वो एकाएक चल दी, तो उसके कारण आपकी जो प्रतिक्रिया रही तो उसके अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया हुई। मतलब कि आप बैठे हुए हैं तो आप इस तरीके से थोड़ा मुड़ गए, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आगे पीछे चले गए या फिर कुछ इस मतलब कि आपने जिस अवस्था में थे उसमें कुछ बदलाव हुआ, मतलब कि जिस पोजीशन में बैठे थे उसमें एक ब्रेकडाउन हुआ, तो उस स्थिति को ये दर्शाता है।
यहाँ पर चलती हुई मोटर गाड़ी जब अचानक रुकने पर उसके बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसे आप मोटर गाड़ी से जा रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं, आप किसी भी गाड़ी से जा रहे हैं, चाहे आपकी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या कुछ भी हो, एकाएक एक स्पीड में चल रही है, एक स्पीड में चलेगी तो आप जैसे मोटरसाइकिल पर बैठते होंगे या बस में बैठते होंगे तो एकाएक उसमें ब्रेक लगेगा। यहाँ पर अगर आपका एक ब्रेक लगता है तो आप यहाँ बैठे हैं तो आप एकाएक ऐसे हो जाएंगे, मतलब थोड़ा ही होगा लेकिन आप इस तरीके से आप आगे की ओर झुक जाएंगे, तो आपकी जो एक जड़त्व की स्थिति उसमें एक बदलाव हुआ। और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर जो धूल के कण होते हैं वह झड़कर नीचे गिर जाते हैं। तो मतलब जो कंबल होता है, तो कंबल जब आप यूज करते हैं तो उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि इसमें वो धूल के कण हैं, तो जब आप सोचते हैं कि इसको हम झाड़ लें, कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे वो हट जाएंगे, लेकिन आप जब उसको बार बार डंडे से पीटते हैं, क्योंकि आप जब ऐसे झाड़ेंगे एक स्थायित्व स्थिति में तब तो वो निकलेंगे नहीं, तब समझ में नहीं आएगा कि क्या है। बड़े कंकड़ पत्थर हैं तो निकल जाएंगे, लेकिन उसमें जो माइन्यूट वाले कण हैं वो नहीं निकलेंगे। उसको निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, ये धूल के कण की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि बड़े कंकड़ तो ऑटोमेटिक दिख ही जाते हैं, लेकिन जो धूल के कण होते हैं उनके संदर्भ में बात की जाए तो वो धूल के कण आप जब डंडे से आप मारते हैं कंबल को, ये ब्लैंकेट है, यहाँ पर आप डंडे से इसको बार बार मारते हैं तो उसके जो कण होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट इसी के अंतर्गत कि संवेग के नियम के बारे में, कि संवेग क्या है, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान है और उसके वेग का गुणनफल है, उस वस्तु के संवेग को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान होता है, जो कि एक सदिश राशि होती है और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इस संदर्भ में आता है। अब हमारा दूसरा नियम आता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जो है वह किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर और वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब ये संवेग बार बार यूज किया जा रहा है, तो संवेग क्या होता है, संवेग एक ऐसी वस्तु होती है जो द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग का एक गुणनफल संवेग होता है और संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। जैसे कि किसी वस्तु के संवेग में जब परिवर्तन की दर होती है, उस वस्तु पर जो बल आरोपित होता है उसके समानुपाती होती है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है और यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार F = ma, जो कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम का होता है, जिसमें बल के व्यंजक के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक जो होता है F = kx होता है, जहाँ k एक होता है, एक बल नियतांक होता है। अब आता है स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर इसमें उत्पन्न प्रत्यानयन बल का परिमाण जो है स्प्रिंग के बल का नियतांक होता है। और यदि स्प्रिंग के बल का नियतांक k को n समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक n के होता है और प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग होता है। अब आता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति के तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि जब बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। जैसे कि आपकी ये बंदूक है, यहाँ आप खड़े हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, आपने ये बंदूक को यहाँ से चलाया, तो बंदूक की जो गोली है वो तो यहाँ से ऐसे चली गई, जिस भी दिशा में गई हुई यहाँ पर चली गई। लेकिन आप जो यहाँ थे तो आप यहाँ आपने बंदूक दागी, लेकिन आपका जो थोड़ा झुकाव जो था वो पीछे की ओर हो गया। तो आपका जो झुकाव था जो पीछे की ओर हुआ और आपकी जो गोली चली है वो आगे की ओर उसमें प्रतिक्रिया हुई। तो ये क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया, मतलब कि आपने क्रिया तो आपने इस डायरेक्शन में की, लेकिन प्रतिक्रिया आपकी इसमें विपरीत डायरेक्शन में हुई। तो इस तरीके से क्रिया की प्रतिक्रिया जो है वह न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के संदर्भ में होती है। और दूसरी होती है कि जब नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाती है। जैसे कि आपका ये तालाब है, मतलब या नदी है या तालाब है, यहाँ आपने ये नाव है, ये इस तरीके से नाव है। अब नाव से जब आप यहाँ किनारे पर ये नाव लग गई है, जब आप इसको उतरते हैं, स्थलीय ज़मीन पर उतरते हैं, तो यहाँ पर आप उतरे तो आपका जो नाव होगी ये वाली, तो ये थोड़ा पीछे की ओर हो जाएगी, ये आपकी पीछे की ओर होगी, आप इस तरीके से आगे की ओर होगे। और आपने इस बात को नोटिस भी किया होगा कि आप जब नाव की सवारी करते हैं तो उस टाइम पे जब आप उतरते हैं किनारे पे तो आपकी नाव थोड़ा पीछे की ओर होती है। तो वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के संदर्भ में होती है। और एक दूसरा क्या होता है, रॉकेट को उड़ाने में भी न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उपयोग किया जाता है, तो इसके संदर्भ में आती है।
अब आता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के बारे में कि आखिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत में कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो। मतलब कि जब कोई कण है उसके किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो उस निकाय का संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का जो संवेग होता है वह बराबर होता है। आवेग के बारे में, आवेग जो होता है जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है। तो बल जो है और उसके अंतर्गत जो भी समय अंतराल होता है उसके गुणनफल को बल आवेग कहा जाता है। आवेग बराबर बल उड़े समय अंतराल होता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन होता है। आवेग जो है एक तरीके से सदिश राशि होती है जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है और इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। और घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आते हैं हमारे अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के बारे में। एंट्रीपिटल बल या फिर एंट्रीफ्यूगल बल। एंट्रीपिटल बल जो होते हैं, एंट्रीपिटल बल जो कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। मतलब कि कोई वस्तु है, ये मतलब कि एक वस्तु है यहाँ पे, वो आपके वृत्ताकार मार्ग में चल रही है। इस तरीके से ये वस्तु चल रही है। तो जब ये वृत्ताकार मार्ग में चलती है तो एक बल वृत्त के केंद्र की ओर भी लगता है। यहाँ पर आपका एक बल भी वृत्त के केंद्र पर भी लगेगा जिसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाएगा। तो इस तरीके से ये लगेगा कि यहाँ पर है तो एक तरीके से ऐसी ऐसी चल रही है, तो यहाँ पर भी एक बल कार्य कर रहा है और यहाँ तो ये प्रक्रिया चल ही रही है। तो ये कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती और यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r होता है। अब आता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो होता है आजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जाता, और ये बल जो होते हैं छद्म बल या जड़त्वीय बल होते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल और छद्म बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है, जैसे कि जो कपड़ा सुखाने वाली की मशीन हो, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, और अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत के तौर पर यह कार्य करता है। तो इस तरीके से ये अपकेंद्रीय बल होता है। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर लग आता हुआ प्रतीत होता है। मतलब और कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो इसके संदर्भ में एग्जाम्पल आता है। अब आता है बल आघूर्ण के बारे में, मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, कि बल द्वारा एक पिंड को जब एक अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। जब बल को एक पिंड के परिता अक्ष के परिता घुमाया जाता है तो वह प्रवृत्ति बल आघूर्ण होती है, और इसी अक्ष के परिता एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण और अक्ष के क्रिया रेखा के बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बल आघूर्ण जो है एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक भी मीटर होता है। अब आता है सरल मशीन के बारे में। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, और सरल मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल और स्क्रू जैक आदि आता है। अब आता है उत्तोलक के बारे में कि उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक जो है 3 बिंदु आते हैं जिसमें आलंब, आयास, भार होता है। आलंब जो है वह निश्चित दूरी बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, जैसे आलंब कहते हैं। आयास जो कि उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है वो आयास है। भार जो होता है वह उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसके द्वारा जो रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जिसके अंतर्गत आलंब F, आयास E, भार W के बीच स्थित होता है, और इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर या 1 से कम होता है, जैसे कि कैंची, प्लास, सिडानी, कील उखाड़ने वाली मशीन, सीज, झूला, साइकिल का ब्रेक हेड पंप होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत इसमें आलंब F, आयास E,
बीच का भार W होता है और इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है और इसके उदाहरण सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन और एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी आती है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक इस वर्ग में आलम F W के बीच आयासी होता है और इस आयांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, जैसे चिमटा, मनुष्य का हाथ। गुरुत्व केंद्र के बारे में कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुख बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें अस्थायी, स्थायी और उदासीन होता है। स्थायी संतुलन में यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति में थोड़ा विस्थापित किया जाए तो वह बल हटाते ही पुनः पूर्व स्थिति में आ जाए, तो ऐसे संतुलन को स्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलावस्था में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में आ जाए तो अस्थायी संतुलन है। उदासीन संतुलन वह होता है जिसमें यदि किसी वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करके उसका गुरुत्व केंद्र उसकी ऊंचाई पर बना रहता है, तो छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उसका संतुलन उदासीन हो जाता है। स्थायी संतुलन के बारे में शर्तें, जिसमें किसी वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना। दूसरा, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कार्य ऊर्जा शक्ति से इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।